हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में बायोस्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, उसे हम समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़, बट अब जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी कंटिन्यूसली और इससे आप बेनिफिट हो पाएंगे। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम बायोस्टैटिस्टिक्स का समझेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। वो कैसे है? देखिए, अपने लाइफ में या किसी एक्सपेरिमेंट में हम जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं, या कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं, प्रॉब्लम्स आने के कितने चांसेस हैं। ऐसे कई सारी कंडीशंस होती हैं जो हमारे मन में क्लिक करती रहती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, फेलियर कितना आएगा। तो इसी को बायोस्टैटिस्टिक्स के टर्म में इसी को या इसको फाइंड आउट करने की का जो कॉन्सेप्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स में, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ये बीएससी और एमएससी के सिलेबस में, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, लाइफ में हम कुछ भी इवेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके सफल होने के कितने चांसेस हैं, या उसमें जो हमारा इच्छित रिजल्ट है उसके आने के कितने चांसेस हैं। तो इसका आंकलन करना या इसका एक फोरकास्ट करना प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है। अब सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल हो जाता है, मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन कैरेक्टर्स के बेस पे किए थे, जैसे मान लीजिए एक टाल का क्रॉस करवाया डॉर्फ के साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सारे डॉर्फ मिलेंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सारे टॉल मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, जो सीड का शेप है वो रिंकल्ड है या स्मूथ है, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिंकल्ड वाले मिलेंगे या क्या प्रोबेबिलिटी है स्मूथ वाले मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आज हम समझेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम अपने डेली लाइफ का एक पार्ट कह सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, बिकॉज हम हमेशा वी ऑलवेज वॉन्ट टू नो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, या कुछ भी हम करते हैं, इवेंट कह लें या एक्सपेरिमेंट कह लें या पढ़ाई कर लें, उसमें सफल होने के कितने चांसेस हैं। तो हम हमेशा रिजल्ट को जानने की अपेक्षा रखते हैं या हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज वॉन्ट टू नो द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। तो इसके लिए टू नो द रिजल्ट, स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ये जब मैं लेक्चर लेता हूँ जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो एक अच्छा सा एग्जांपल, सबसे अच्छा उनका एग्ज़ाम का देता हूँ कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कितने चांसेस हैं कि वो पास होंगे, कितने चांसेस हैं मार्क्स कमाएंगे। इसी तरह से लाइफ में कई सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की स्टडी इसके लिए आवश्यक हो जाती है किसी एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की एक अच्छी सी डेफिनेशन है, वो हम नोट कर लेते हैं। मैं नोट करवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। लिखिए, it is the measures of the relative chance, it is the measure of relative chance of occurrence of an event from the set of alternatives, from the set of
अल्टरनेटिव्स, मतलब किसी सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स में कितने चांसेस हैं उस इवेंट के रिजल्ट के आने के। और करके दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लिखिए, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ certain event when expressed quantitatively, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। Probability is denoted by small p, probability को small p से डिनोट करते हैं, ये नोट कर लें, denoted by small p। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है, जहां पर 0 का मतलब है कि कोई इवेंट नहीं होगा, ठीक है। 0 का मतलब हो जाता है कि कोई इवेंट नहीं होगा। 0 इक्वल्स टू नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और 1 का मतलब है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब 1 का मतलब है कि कोई भी इवेंट होगा अगर वैल्यू आती है, और 0 का मतलब है कि कोई भी इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे मैंने जेनेटिक्स का एग्जाम्पल दिया। जेनेटिक्स में जितने भी जेनेटिक्स के रूल्स हैं उसमें प्रोबेबिलिटी को काउंट किया जाता है, जैसे सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एट्सेट्रा। तो जेनेटिक्स में यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स में ये जो मेथड्स हैं या ये जो रूल्स हैं या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेस्ड हैं ऑन प्रोबेबिलिटी। अब 0 से 1 के बीच में रेंज करने का मतलब ये है कि 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके वैल्यूज हो सकती हैं, बट 1 से ज़्यादा नहीं होंगी और 0 से कम नहीं होंगी। इसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तरीका है कि जब कोई इवेंट होने वाला हो, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की जब चांसेस हों, कितना होगा ये डिपेंड करता है, बट किसी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उनको हम समझ सकते हैं उसको प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो 2 तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event, occurrence of an event, मतलब जब कोई इवेंट होना है तब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट के को हम पी ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी ए। मतलब कोई भी इवेंट जब होना है तो उसके होने की प्रक्रिया को हम पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट यानी कि पी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब कितनी संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, मतलब कितने ऐसे संभावना है कि हो भी सकता है या नहीं, ऐसे मिलते जुलते कितनी संभावना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट है, यानी कि जब कोई इवेंट होना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितने फेवरेबल केसेस हैं जो ये हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस का मतलब ये ऐसे कितने चांसेस हैं कि कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, इसके जैसे या मिलते जुलते चांसेस, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पे हो जाएगा नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऐसे कितने चांसेस हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिजल्ट नहीं होगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट को हम PA बार से डिनोट करते हैं। जब कोई इवेंट नहीं होना हो या नहीं होने के चांसेस, तो PA, ये जो ऊपर एक लाइन है इसको हम कहते हैं बार, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं PA बार, ठीक है। और यहाँ पे PA बार यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूला में, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, मतलब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें लगना जिसमें हमें ये नहीं लग रहा कि ये इवेंट हो पाएगा, तो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, अनफेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, कब, जब कोई इवेंट होना हो, उस कंडीशन में PA से डिनोट किया, और वो फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। दूसरी कंडीशन क्या बनी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, यानी कि कोई इवेंट अगर नहीं होना है तो क्या होगा, तो उसके लिए PA बार से इसको डिनोट करते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे बार बार। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जब एक डाइस को बार बार थ्रो किया जाता है तो कितने चांसेस, डाइस का मतलब जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो पासा है उसे डाइस कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब एक डाइस को बार बार थ्रो किया जाता है तो कितने चांसेस हैं कि उस पर इवन नंबर आए या कितने चांसेस हैं कि उस पर ऑड नंबर आए। दूसरा कि एक बॉक्स है जिसमें कुछ रेड बॉल्स रखी हैं, कुछ वाइट बॉल्स रखी हैं, आपने रैंडमली एक बॉल को उठाया तो उसमें क्या चांसेस हैं कि इसमें एक रेड बॉल ही आएगी या वाइट बॉल ही आएगी। इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पहला एक एग्जाम्पल लिखिए, क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो क्वेश्चन मैं यहाँ नोट नहीं करूँगा, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, अ डाइस वॉज थ्रोन 3 times. A dice was thrown 3 times and the outcome was repeatedly 6. A dice was thrown 3 times and the outcome was repeatedly 6. If the dice is thrown again, अगर डाइस को हम दोबारा थ्रो करें, if the dice is thrown again, what would be the probability of getting 6? What would be the probability of getting 6? अब देखिए,
टोटल डाइस पे नंबर्स कितने होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल डाइस पे जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अलग अलग इसके अलग अलग सरफेसेस पे, ठीक है। 6 कितनी बार होता है, मतलब नंबर ऑफ 6 ऑन अ डाइस, नंबर ऑफ 6 ऑन अ डाइस, ठीक है। नंबर ऑफ 6 ऑन अ डाइस इज 1, एक ही बार होता है 6, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि एक चांस इतना है कि 6 आ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी है कि 6 आने की, मतलब वन पॉसिबिलिटी, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी टू हैव 6, एक पॉसिबिलिटी है कि 6 आ सकता है। इस प्रकार से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 6 ऑन द डाइस इज 1, तो होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में हो जाएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, यानी कि टोटल 6 चांसेस हैं मैक्सिमम कि 6 आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 वैल्यू आएगी, तो मतलब एक इतने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट में इतने चांसेस हैं कि 6 आ सकता है, चाहे जितनी बार थ्रो करें। 6 1/6 है, इसको डिवाइड जब कर लेंगे तो इतने 0.1 प्रोबेबिलिटी होती है कि 6 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन है, लिख लीजिए। फ्रॉम अ बॉक्स, फ्रॉम a box, from a box containing 20 red balls, from a box containing 20 red balls and 20 white balls and 20 वाइट बॉल्स, मतलब एक बॉक्स में 20 रेड बॉल्स हैं और 20 वाइट बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, मतलब एक बॉल को आपने रैंडमली निकाला। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव अ रेड बॉल, What is the probability to have a red ball? एक रैंडमली आपने बॉल निकाला, तो रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आएगा, ठीक है। अब देखिए रेड बॉल्स कितनी हैं, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेड बॉल्स 20 हैं। वाइट बॉल्स कितनी हैं, वाइट बॉल्स भी 20 हैं। टोटल बॉल्स टीबी से शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ, टोटल बॉल्स हो गए 40, ठीक है। रेड बॉल और वाइट बॉल है तो इसको आना ही आना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वंस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो टोटल, अब देखिए रेड बॉल्स कितने हैं 20, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि 20 चांसेस हैं कि रेड बॉल आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैं 40। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि क्या है, मतलब कि 50-50 चांसेस हैं कि रेड बॉल भी आ सकता है और वाइट बॉल्स भी आ सकते हैं। मतलब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर ये होगा कि रेड बॉल आने के जो चांसेस हैं वो 0.5 यानी कि 50% चांसेस हैं कि रेड बॉल आ सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चंस
आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। और अगर आप एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें तो ये सिलेबस में आपके बीएससी या एमएससी बॉटनी या ज़ूलॉजी में तो है ही। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई भी आपका सजेशन है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।